갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야. Hello everyone, how are you all? I hope you all are fantastic. Doing good. This is Krishna. Welcome you again to another brand new episode of Story Time. आज की स्टोरी काफ़ी हार्ट टचिंग, पेट्रियाटिक एंड ह्यूमैनिटी वाली है. आई होप यू लाइक्ड इट. एंड और सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, जिससे मैं जब भी ऑनलाइन आऊँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. स्टोरी का टाइटल है द एनिमी, जो पर्ल एस बक ने लिखी है, जो कि एक अमेरिकन राइटर थी. उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बहुत सा समय चाइना में बिताया. ये पहली अमेरिकन वुमेन हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज़ मिला लिटरेचर के लिए. पहले ये जान लेते हैं कि स्टोरी में एक्चुअली है क्या. ये तब की स्टोरी है जब वर्ल्ड वॉर का टाइम था और एक अमेरिकन कैदी उस युद्ध में बहकर एक जापानीज़ डॉक्टर के घर के आगे मिलता है. अधमरी स्थिति होती है, तो क्या वो जापानीज़ डॉक्टर उसकी जान बचाएगा या फिर उसको गवर्नमेंट के हवाले कर देगा देशभक्ति के लिए. सो स्टोरी शुरू करते हैं. डॉक्टर सिदाओ हॉकीज़ का घर जापानीज़ नदी के तट पर था, जहाँ एक छोटा बच्चा अक्सर खेला करता था. वो लो स्क्वायर हाउस चट्टानों पे बना था और उसके ऊपर एक बीच थी जिस पे झुकी हुई पाइन्स थी. वो बच्चा उस पेड़ों पे नंगे पैर चढ़ जाया करता था, जिसे साउथ में लोग कोकोनट के लिए चढ़ते हैं. उनके पिताजी ज़्यादातर उनको आइलैंड पे ले जाया करते थे और वो आइलैंड जापान के फ्यूचर माना जाता था, फ्यूचर स्टेपिंग स्टोन माना जाता था एक्चुअली. सदाओ अपने पिताजी से पूछना करते थे कि ये जो सीढ़ियाँ हैं ये हमें कहाँ तक ले जाएंगी. तो उनके फादर कहते थे कि किसी को नहीं पता हमारा फ्यूचर क्या है, कोई नहीं रोक सकता हमें. अगर आप में जज्बा है और आप चाहते हैं, या आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से काम करते हैं और अपना फ्यूचर कैसे सेट करते हैं. सदाओ अपने पिताजी की कही हर बात मानते थे. उनके पिताजी कभी कोई जोक या मजाक नहीं करते थे. उन्होंने अनगिनत दर्द सहे थे अपनी ज़िंदगी में. उनका एक ही अपना अकेला बेटा था. सदाओ ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनके पिताजी की सबसे बड़ी चिंता उनकी पढ़ाई थी. उन्होंने 22 साल की उम्र में उन्हें अमेरिका भेज दिया सर्जरी की पढ़ाई के लिए, और वो 30 साल की उम्र में वापस आए. तब तक उनके पिताजी की डेथ हो चुकी थी. वो सिर्फ एक फेमस सर्जन ही नहीं, एक साइंटिस्ट भी थे. वो एक डिस्कवरी में लगे थे कि घाव को पूरी तरीके से कैसे साफ़ किया जाए कि उसका कोई निशान ना बचे. इसी वजह से उन्हें आर्म फोर्स के साथ बाहर नहीं भेजा गया, जापान में ही रखा गया, क्योंकि वहाँ का जो जनरल था वो काफ़ी बूढ़ा था और उसको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती थी. तो उसने सोचा कि जब वो ज़रूरत पड़ेगी तो सदाओ हॉकी ही उसका ऑपरेशन करेगा, इसलिए उन्हें वह वॉर में जापान आर्मी के साथ बाहर ना भेजकर जापान में रख लिया. वो जो दिन था, रात ठंडी और दिन गर्म हुआ करते थे. उस टाइम की बात है कि उस दिन रातों में क्या धुंध हो जाती थी और आइलैंड की बाउंड्री तक दिखाई नहीं देती थी. तो डॉक्टर सदाओ हॉकी भी एक दिन ऐसे ही अपनी बाउंड्री पे खड़े होकर देख रहे थे. उन्हें कुछ नहीं दिख रहा था. उसके बाद धीरे धीरे वो धुंध के जब करीब जाते हैं तो उन्हें कुछ भी दिखना बंद हो जाता है. तो वो वापस अपने घर की तरफ चलने लगते हैं, जहाँ उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चे उनका इंतज़ार कर रहे थे. सदाओ अंदर जा ही पाते उससे पहले दरवाज़ा खुलता है. सामने उनकी वाइफ, जिसने ब्लू कलर के किमोनो पहन रखा था, वो आती है. किमोनो एक जापानीज़ ड्रेस होती है. वो प्यार से अपने हाथ सदाओ पर रखती है और स्माइल करती है. वो दोनों अमेरिका में मिले थे और सदाओ जानता था कि उसके पिताजी शादी एक जापानीज़ गर्ल से ही करवाएंगे, क्योंकि उन्हें फ़ॉरेन चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद थी. सो उन्होंने प्यार करने से पहले ये इंश्योर कर लिया था कि वो जापानीज़ है या नहीं. और वो खुद को लकी मानते हैं कि वो एक्सीडेंटली उनसे अमेरिका में उन अमेरिकन प्रोफेसर के घर पे मिले थे. वो कभी कभी सोचते हैं कि अगर वो उस दिन वहाँ नहीं गए होते, तो नहीं मिलते, तो क्या होता. वो प्रोफेसर बहुत अच्छे थे. वो हमेशा फ़ॉरेन स्टूडेंट्स की हेल्प किया करते थे. वो बहुत खुश थे कि उन्होंने उनका इनविटेशन एक्सेप्ट किया. और उस दिन वहाँ पे हना भी आई हुई थी जिससे वो मिले थे. उन्होंने हना को ये बात बहुत बार बताई है कि वो उस दिन बाई चांस उनके घर चले गए थे, जहाँ उन्होंने हना को देखा था और हना उन्हें मिली थी. हना एक न्यू स्टूडेंट थी तब. सदाओ और हना एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, तो उन्होंने शादी करना चाहते थे, पर उन्होंने शादी अमेरिका में नहीं की. वो जापान आए. उन्होंने घर वालों से परमिशन लेकर जापानीज स्टाइल में ही शादी की. वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे. तभी दोनों ने कुछ
ब्लैक ब्लैक धुंध में आता हुआ दिखाई दिया। वो एक आदमी था जो कि ओशन से बाहर आ रहा था। उसकी बॉडी कुछ टाइम के लिए दिखी और फिर धुंध से ढक गई। कौन है वो, हना चिल्लाई। उसने अपना हाथ सदाव के ऊपर से हटा लिया। दोनों ही बरामदा के पास वाली रेलिंग के पास खड़े होकर के देखने लगे। वो आदमी अपने हाथों पर पैरों के बल रेंग रहा था। फिर उन्होंने देखा कि वो अपने चेहरे के बल गिर गया। सदाव ने कहा शायद कोई मछुआरा होगा, अपनी नाव से गिर गया होगा। वो जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतरने लगा। हना उसके पीछे पीछे आने लगी। उनके घर के दोनों तरफ बहुत सारे फिशिंग करने वाले लोग रहते थे, मछुआरे रहते थे, पर वो जिस जगह पे थे वो थोड़ी डेंजरस थी। उन्होंने उसको देखा। जब वो उसके नज़दीक पहुँचे, सैंड के एक तरफ ब्लड का एक स्टेन था, धब्बा लग ही चुका था। ये जख्मी हालत में, सदाव चिल्लाया। वो उस आदमी के पास गया जो मोशनलेस पड़ा हुआ था। सदाव ने देखा सैंड में उसके फेस पे एक तरफ सैंड था और उसका फेस इस तरीके से गिरा हुआ था कि उसके फेस पे उसकी टोपी थी जिससे उसका सर ढका हुआ था और उसका आधा फेस पानी में था। सदाव बोले, अरे इसके सारे कपड़े गीले हैं और ख़राब हो गए हैं। सदाव ने हना को वहीं रोका और उस आदमी का फेस सीधा किया। एक वाइट मैन, हना फुसफुसाई। हाँ, वाइट मैन। कैप गिर गई। उसके येलो लॉन्ग हेयर्स थे। ऐसा लग रहा था कई हफ्तों से उसने बाल नहीं कटाए हों और उसका यंग टॉर्चर फेस पे हल्की हल्की येलो बियर्ड थी। तभी सदाव को उसके घाव के बारे में याद आया और उसने उसे ढूंढना शुरू कर दिया। तभी उसके हाथ में ब्लड लगा। जख्म ताज़ा था। राइट साइड की लोअर बैक पे एक गोली से जख्म हुआ था और शायद ये चट्टान लगने की वजह से वो फिर से खुल गया था। ऐसा लग रहा था कुछ दिन पहले ही उसको गोली लगी हो और अभी पत्थर पे गिरने की वजह से वह जख्म फिर से हरे हो गए। ओह, ये खून कैसे आ रहे हैं? हना धीरे से सीरियस होकर बोली। ये तब तक का वेट था जब हर कोई अपने घर जा चुका होता था और कोई भी वहाँ नहीं होता था। हम क्या करें इस आदमी का? सदाव बोला। पर उसके ट्रेन हाथों ने अपना काम कर दिया। उसने सीमोस उठाया और घाव पर लगा दिया। आखिरकार वो एक डॉक्टर था। वो इंसान दर्द से आवाज़ें निकालने लगा, फिर होश में नहीं आया। सबसे बेस्ट चीज़ जो हम कर सकते हैं वो है वापस से इसको सी में डाल देते हैं, सदाव बोला। अब ब्लीडिंग भी रुक चुकी थी। उसने अपने हाथों से मिट्टी झाड़ी। तब भी हना बोली, हाँ ये सही है, बेस्ट होगा। और वो कंटिन्यू उस मोशनलेस इंसान को देखती रही। अगर हम इसे अपने घर ले जाएं तो अगर हम इसे अपने घर में जगह देंगे तो हम अरेस्ट कर लिए जाएंगे, बल्कि ये एक वाइट मैन है और इसको वापस जेल में दे दिया जाए तो इसको वो लोग मार देंगे। सदाव बोला, हाँ सबसे सही होगा इसको वापस से हम समुद्र में फेंक दें। पर दोनों अपनी जगह से कहीं नहीं हिलते। वो दोनों एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। हना फुसफुसाई सदाव से बोलती है कि क्या तुम इसे अपने आप फेंक सकते हो सी में वापस? वैसे ये मुझे अमेरिकन लग रहा है। उसकी टोपी उठाई तो उस पर देखा कि वहाँ पे लेटर्स लगभग गायब हो चुके थे। उस पर लिखा था यूएस नेवी, मतलब कि आदमी जो था वो युद्ध का था, एक कैदी था। हना बोली, मतलब ये छुपकर वहाँ से भाग निकला है, तभी ये जख्मी है। सदाव इस बात से सहमत था। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। तभी हना बोलती है, क्या हम लोग इसे सच में वापस में सी में डाल सकते हैं? सदाव ने पूछा, अच्छा मैं तैयार हूँ डालने के लिए, क्या तुम हो? हना ने मना कर दिया और कहा, तुम अगर इसे अकेले कर सकते हो तो कर दो। सदाव हिचकिचाते हुए बोला कि सबसे अजीब बात ये है कि अगर ये इंसान ठीक हो जाता है तो मैं इसे पुलिस को दे दूँगा। और उसने ऐड किया कि बात ये यही नहीं है, ये अमेरिकन है, हमारे एनिमी है, तो ये अभी घायल है। अगर मैंने इसे ठीक कर भी दिया ले जा कर के तो मैं इसे पुलिस को दूंगा तो वो इसे मार देगी। तो तुम इसे घर वापसी में डाल दो फिर वापस, और क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जान बचाने के बाद भी ये मर जाएगा। पर वो हिचकिचाता रहा और उसने उसे सी में नहीं डाला। तो उसने बोला, चलो एक काम करते हैं, इसको अपने घर ले चलते हैं। सदाव ने पूछा, पर नौकर? वो चिंतित था कि वो एक एनिमी को अपने घर ले जाने का, वो अपने एक एनिमी को अपने घर में जगह देने वाला था। हना ने कहा कि हम बोल देंगे उनको कि हम इसे पुलिस के हवाले कर देंगे जैसे ही ये ठीक होगा, और हम ये करेंगे भी क्योंकि हमें अपने बच्चों का फ्यूचर भी तो देखना है, उनके बारे में भी सोचना है। क्योंकि अगर हमने एक दुश्मन को घर में रखा तो ये हमारे लिए बहुत खतरे की बात हो सकती है।
सदा और हना उसको घर ले आते हैं। वो बहुत हल्का था, जैसे एक मुर्गे का वजन हो उसमें, बस ऐसा लग रहा था बहुत दिनों से उसने ढंग से खाना भी नहीं खाया हो। और वो उसको लेकर एक खाली बेडरूम की तरफ चलने लगते हैं। वो बेडरूम सदाओ के फादर का था, उनकी डेथ हो चुकी थी, तो उस दिन से यहाँ पे कोई नहीं आया था। उन्होंने उस घायल इंसान को वहीं पे एक ज़मीन पे एक मोटे से मैट पे सुला दिया। हर चीज़ वहाँ जापानीज़ थी। कपबोर्ड से एक क्विल्ट निकालती है हना और उसको देती है। वो सिल्क का था, वो नहीं देना चाहती थी पर दे देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो गंदा हो, क्योंकि वो जो इंसान था वो काफ़ी गंदा था। तब सदाओ ने बोला हमें इसे साफ़ करना होगा। उसने कहा जाओ गर्म पानी ले आओ। हना नहीं चाहती थी कि सदाओ उसे टच करे। उसने कहा वो नौकर को बोल देगी साफ़ करने के लिए, आप उसे टच मत करो। और वो यूमी को कहने के लिए चली जाती है। यूमी बच्चों के साथ थी। उसने बोला कि मैं यूमी को बोल दूंगी थोड़ी देर बच्चों को छोड़ करके ये काम कर दे। सदाओ मान गया और कहा ठीक है यूमी को बुलाओ, मैं दूसरे नौकरों को बुलाता हूँ। बाहर जाने से पहले उसने उस इंसान का चेहरा देखा जो पूरी तरह से पीला पड़ चुका था। उसने चेक किया तो वो ज़िंदा है या नहीं, तो उसकी सांसें चल रही थी और वो ज़िंदा था। सदाओ ने कहा अगर इसका जल्दी से इलाज नहीं हुआ तो ये मर जाएगा, और अगर वो इससे बचा भी लेंगे तो जापानीज़ आर्मी उसको मार देगी। हना डर से चिल्लाते हैं और बोलती है इसे मत बचाओ, हम खतरे में आ जाएंगे। सदाओ ने पूछा अगर ये मर जाएगा तो क्या वो उस घायल इंसान को देख सकेगी, क्योंकि हमने इसे नहीं कुछ किया तो भी ये मरेगा और दे देंगे तब भी ये मरेगा। तो उस घायल इंसान को देखने लगी और सोचा कि कितनी एनर्जी है इसमें, ये अभी तक ज़िंदा है इतने टॉर्चर के बाद भी। उसने कहा काफ़ी यंग है ये, ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल का होगा। तब हना ने पूछा कि क्या मतलब है तुम्हारा, कि क्या ये ऑपरेशन के टाइम मर जाएगा। सदाओ ने बोला हो सकता है, क्योंकि इसकी जितनी भी एनर्जी वो सब लॉस हो चुकी है, काफ़ी टॉर्चर सहा है इसने, मे बी ये ऑपरेशन का दर्द ना झेल पाए। सदाओ ने कहा कि कुछ तो करना होगा इसका, सबसे पहले इसको साफ़ करना होगा। सदाओ के पीछे हना भी बाहर चली गई, वो एनिमी के साथ नहीं रहना चाहती थी। वो बच्चों के रूम की तरफ जाई, यूमी को आवाज़ लगाती है और रूम में स्माइल करते हुए जाती है, अपने 3 मंथ्स ओल्ड सन के साथ खेलने लगती है और बोलती है यूमी मेरे साथ आओ। यूमी बोलती है ये सोने वाला है, बस इसको सुला करके मैं आपके साथ आती हूँ। फिर हना किचन की तरफ जाने लगती है। वहाँ जाकर उसने 2 सर्वेंट थे जो सदाओ की बात सुन कर के बहुत शॉक थे। जो बूढ़ा माली था उसने हना को देखा और कहा मास्टर को उस अमेरिकन घायल इंसान का इलाज नहीं करना चाहिए, वो हम सब की मौत का कारण भी बन सकता है। फिर बात ये कि उसको चोट गोली से लगी है, फिर पत्थर से। अगर मास्टर ने जान बचाई तो वो पत्थर और गोली मास्टर से बदला लेंगे। जो गन है वो जापानीज आर्मी और जो सी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा था यहाँ पे, कि अगर उन्होंने उसकी जान बचाई तो जापान उनको पनिशमेंट देगा। हना ने कहा कि वो इस बात सदाओ तक पहुँचा देगी। वो उस बूढ़े वाली की तरफ अंधविश्वास नहीं कर रही थी, पर एक दुश्मन की हेल्प करना उनकी जान को खतरे में डालना जैसा ही था। पर उसने यूमी को कहा गर्म पानी लेकर आओ। यूमी गर्म पानी लेकर के उसके साथ साथ पीछे पीछे इस घायल इंसान के रूम तक गई। वहाँ पे उसने बाल्टी रखी। हना वहाँ पहुँचती है, वहाँ सदाओ नहीं था। यूमी ने उस इंसान को देखा और उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। उसने कभी सफाई नहीं की थी किसी अमेरिकन की। तो हना ने उसको कहा कि इसकी सफाई करने को, तो उसने बोला कि उसने कभी किसी अमेरिकन की सफाई नहीं की है। हना चिल्लाई कि उसको उसके मास्टर के ऑर्डर का पालन करना चाहिए। यूमी ने साफ साफ मना कर दिया कि मैं ये काम नहीं करूँगी और वो वहाँ से चली गई। और बात ना बता दे जो, फिर उसको डांट लगने लगा हना को कि ये ऐसा ना करे कि कोई बात जा कर के दूसरों को बता दे। तो उसने उसे प्यार से बोलने लगी कि ठीक है वो इंसान को ठीक करके पुलिस के हवाले कर देंगे। तो यूमी बोलती है मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका क्या प्लान है, आप क्या करना चाहते हैं। तब हना ने कहा ठीक है यूमी जाओ, आप अपना काम कर लो, मैं देख लूँगी ये चीज़। फिर हना सोचती है अब मैं क्या कर सकती हूँ, ये तो बिल्कुल पागल ही लड़की है, पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रही है। पर यूमी ने मना कर दिया था। अब हना गुस्से में खुद ही सफाई करने लगती है। हना ने उसको साफ़ किया, वो उसको पसंद बिल्कुल नहीं करती थी। उसका गुस्सा भी आ रहा था, पर सदाओ के बारे में सोच के वो शांत हो जाती थी। और साफ़ करके उसने कंबल वापस से उसके ऊपर डाल दिया क्योंकि ठंड बहुत थी। और फिर वो सदाओ को
बुलाती है। सदाव दरवाजे पर ही था, उसने वाइट कोट पहना था, ऑपरेशन का बैग उसके हाथ में था, वो ऑपरेशन करने ही वाला था। सदाव ने बोला, हाँ मैं ऑपरेशन करने वाला हूँ। सदाव अपना काम शुरू कर सकता है और वो फ्लोर पे एक टॉवल बिछा के अपने सारे इंस्ट्रूमेंट उस पर रख देता है और हना को कुछ और टॉवल्स लाने के लिए कहता है। हना टॉवल्स लाने चली जाती है और वो थोड़ी चिंतित भी होती है। फिर वो सोचती है कि उसके ब्लड स्टेन से कहीं मैट ख़राब ना हो जाए जो रूम की है। तो वो सोचती है कि मैं कुछ रफ मैट ले लेती हूँ, बैकयार्ड में है जो माली यूज़ करता है ठंड में पेड़ों को बचाने के लिए। तो वो उसको लेकर के जाती है उस रूम तक। जब तक वो पहुंचती है तब तक ब्लड ऑलरेडी मैट पे निकल चुका होता है, मतलब उसका मैट लाना ख़राब जाता है। सदाव देखता है पर कुछ नहीं बोलता और वो बोलती है, अरे ये तो मैट ख़राब हो गई। सदाव वो भी चीज़ें देखता है बट कुछ बोलता नहीं, वो अपना काम करते रहता है। फिर उसने बोला कि उसके बैग को केयरफुली हमें वॉश करना होगा, तो उसने उसे टर्न किया। हना ने बोला कि यूमी ने साफ साफ मना कर दिया। सदाओ ने पूछा कि क्या तुमने साफ़ किया इसको? वो बोली, हाँ मैंने साफ़ किया। सदाओ फिर भी अपने काम में लगा रहता है। अब सदाओ उसका ऑपरेशन करने में लगा हुआ था। सदाओ ने हना को बोला कि इसे बेहोश करना पड़ेगा। तो हना कहती है, पर आज तक उसने कभी किसी को बेहोश नहीं किया। तो सदाव बताता है कि ये बहुत इजी है और जो जख्म था काफ़ी गहरा था और इंसान का काफ़ी सारा ब्लड निकल चुका था। सदाव ने कहा कि तुम प्लीज़ बेहोश मत होना ब्लड देख करके। और इस बीच वो रुका नहीं, वो अपना काम करता रहा क्योंकि ब्लड बहुत ज़्यादा निकल रहा था। तो हना को वो देख करके थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी। हना अपने रूम से जल्दी से वहाँ से भाग जाती है, उसको उल्टियाँ होने लगती हैं खून देखकर। सदाव ये जानकर भी काम करता रहता है कि उसको हना को अभी उसकी ज़रूरत है, उसको उल्टियाँ हो रही हैं, पर उसको पता था कि अगर इसने बीच में ये छोड़ दिया तो ये इंसान मर जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद हना वापस रूम में आती है। तब तक वो अच्छा फील करने लगी थी, उसकी आवाज़ से लग रहा था। तब सदाव उसको याद दिलाता है कि उसको क्या करना था, उसको उसे बेहोश करना था। अब वो जल्दी जल्दी काम करता रहता है। उसको थोड़ी चिंता तो हो रही थी कि कहीं यूमी ठीक है, हना ठीक है या नहीं, पर हना बिल्कुल ठीक थी। तो उसने याद दिलाता है कि उसको उसे बेहोश करना है। उसके लिए उसने बोला कि मुझे वो आता नहीं है, पर कैसे करते हैं। तो उसने बोला, कुछ नहीं करना तुम्हें कॉटन पे वो मेडिसिन लगानी है और उसको उसके नोज़ पे लिखना है और जब वो तेज़ तेज़ सांसें लेने लगे तो हटा देना है। और वो अपना काम करता रहा। हना उस अमेरिकन के पास जाती है, उसे देखती है, उसे बुरा लग रहा था पर कि वो कितना सफ़र कर रहा है और उन सब बातों को याद करने लगती है। बट उसने टॉर्चर के बारे में पढ़ा था और फिर उसको जापानीज़ जनरल जोकिम के बारे में भी याद आता है कि जो बहुत ही क्रूएल था, वो अपनी बीवी को बहुत मारता था। वो सोचने लगती है कि अपनी वाइफ के लिए रूड कोई हो सकता है इतना, तो वो कैदियों के लिए कितना रूड होगा। फिर उसने सोचा नहीं नहीं, इतना ज़्यादा टॉर्चर तो इसके साथ नहीं किया गया होगा। पर वो तब देखती है कि उसके नेक पे, ईयर पे, फेस पे रेड रेड मार्क्स थे। तो वो समझ जाती है कि उसके साथ कितना टॉर्चर हुआ था। सदाओ अपने काम में व्यस्त था। तो हना अपना काम करती है, उसे बेहोश कर देती है। सदाओ इस चीज़ से बिल्कुल भूल गया था कि वो उसका एनिमी है। वो उसे दोस्त दोस्त बोल कर के बात कर रहा था और अपना काम कर रहा था। कोरियन जो अमेरिकन था वो कुछ इंग्लिश में बोलता है, जिसे पता चल रहा था कि वो काफ़ी पेन में है। उस ऑपरेशन की वजह से उसे काफ़ी पेन हो रहा है। अब सदाओ उसकी हार्ट बीट चेक करता है और पल्स भी। वो बहुत ही स्लो थी। सदाओ चाहता था कि वो ना जिए, पर फिर भी सदाओ ने अब हना को बोल दिया कि नहीं, अब इसे कोई भी एंटीसेप्टिक्स मत देना। अब उसने एक इंजेक्शन में एक मेडिसिन ली, उसको लगा दिया। अब उसकी पल्स नॉर्मल हो चुकी थी। अब वो उठता है और डर जाता है जब वो रियलाइज़ करता है कि वो कहाँ है। हना उसको खाना खिलाती है। ऑपरेशन पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहता है और वो प्यार से कहती है डरने की ज़रूरत नहीं है। और वो थोड़ा सोच कर कि उसको इंग्लिश नहीं आती है, कि थोड़ा शॉक्ड हो जाता है अमेरिकन जो था। उसने बोला कि आपको इंग्लिश आती है? तो वो बोलती है कि मैं काफ़ी दिन तक अमेरिका में थी। वो कुछ और बोलता, उससे उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी क्योंकि वो काफ़ी वीक हो चुका था। ऑपरेशन में काफ़ी सारा ब्लड निकल चुका था बट वो अभी ठीक था पर काफ़ी वीक था। तो सदाओ फिर वो उसे खाना खिला करके चली जाती है। वो कहती है चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगे। सदाओ थर्ड डे उससे मिलने आता है। वो काफ़ी वीक था उस दिन में। उसको डांटता है जब वो उसे देखता है कि वो बैठा हुआ। उसने कहा कि तुम्हें आराम की सख्त ज़रूरत है, तुम्हें किसने बोला बैठना है? अब वो लड़का सदाओ से कुछ पूछता है कि क्या ये सब वो क्यों कर रहा है उसके साथ, क्यों उसको उसने बचाया।
उसको देखने से लग रहा था कि वो 17 साल का एक लड़का था जिसको उसने बचाया था। तो उसने बोला कि मुझे पता है आप मुझे ठीक करने के बाद आर्मी के हवाले कर दोगे। सदाओ ने कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप सुनता रहा। उसके बाद सदाओ ने इसको बोला कि तुम्हें कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, इवन अपना नाम तक बताने की ज़रूरत नहीं है अगर मैं ना पूछूं तो। और फिर उस लड़की को थोड़ा सा बुरा लगता है, बट वो कुछ नहीं बोलता, अपना फेस उल्टा करके सो जाता है। फिर सदाओ बोलता है और सदाओ उससे गुड नाइट बोल करके वहाँ से चला आता है। फिर वो जितनी भी बातें होती हैं इसकी उसकी सारी बातें सदाओ को हना बताती है कि ऐसी ऐसी बातें सब कर रहे हैं। सदाओ को थोड़ा गुस्सा आता है और इसे पता है कि अमेरिकन एनिमीज़ हैं, पर उसको ये सिखाया गया है कि कोई भी हो उनकी जान बचानी है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा धर्म है किसी की जान बचाना, क्योंकि वो एक डॉक्टर है। जो बूढ़ा गार्डनर था वो बोल रहा था कि क्या उसके मास्टर ने जो किया है वो बहुत ही गलत किया है। उनके यहाँ उनके फादर के टाइम से वो काम कर रहा था, और जो कुक था वो बोल रहा था कि उनके मास्टर अपनी स्किल्स पे कितना गर्व है कि वो ये तक नहीं सोचते कि किसको बचा रहे हैं किसको नहीं। यूमी बच्चों को लेकर थोड़ी चिंतित थी कि क्या होगा क्या नहीं, मतलब कैसे इन बच्चों का आगे पालन पोषण होगा। इनके माँ बाप तो अब देशद्रोही बन चुके हैं, क्योंकि सदाओ ने एक अमेरिकन की हेल्प की। वो सबके लिए अब एक देशद्रोही थे। वो सब ये सब हना के सामने ही बातें कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, उसकी प्रॉब्लम्स को नज़रअंदाज करते हुए। उनको वो कुछ नहीं बोलती है। उस इंजर्ड इंसान का नेम जो था वो टॉम था, जिसकी प्रेजेंस होना भी हना और सदाओ के लिए एक प्रॉब्लम थी। वो ठीक होने लगता है, सदाओ अपने ऑफिस जाने लगता है और चीफ का एक लेटर लिखता है जो भी हुआ था। तो अपने चीफ को एक लेटर लिखता है, उस लेटर पे वो थोड़ा कुछ ही लिख पाता है, उसके बाद उसे वो ड्रॉवर में रख करके छोड़ देता है। वो उसको कंप्लीट नहीं करता। जो नौकर थे वो एक दिन, दो चीज़ें होती हैं उस सुबह, ये कि जो नौकर है वो अब घर छोड़कर जाने की बात करने लगते हैं। वो अपना सामान वामान पैक करके आ जाते हैं। हना उनसे कुछ नहीं बोलती, उनको पेमेंट करती है और थैंक यू बोलती है उनके सर्विस के लिए जो उन्होंने अभी तक किया था। यूमी बोलती है कि अगर बच्चों को कभी भी मेरी याद आए तो प्लीज़ मैं अपने घर पे ही हूँ, आप मुझे कॉल कर सकती हैं, बुला सकती हैं। हना थैंक यू बोल देती है। फिर वो अपना ब्रेकफास्ट बनाती है और अपने काम में लग जाती है। वो बात करना चाहती थी सदाओ से, वो थोड़ी चिंतित भी थी कि कैसे सब लोग चले गए, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो मे बी उनके साथ कुछ भी हो सकता है। तो वो कुछ बोले तो उससे पहले टॉम के वो रूम में चला जाता है और उसको चेक करने लगता है कि वो ठीक है या नहीं है, और साथ ही साथ वो उसे एक हिंट भी दे देता है कि उससे वो छुटकारा चाहता है। वो सदाओ टॉम को एक हिंट दे के आता है कि वो उससे छुटकारा चाहता है, वो उसे ज़्यादा दिन तक अपने घर पे नहीं रख सकता था। टॉम उसको थैंक्स बोलना चाहता है, पर वो बस ओके बोल देता है। उस दिन जो सेकंड इंसिडेंट हुआ वो ये था कि हना उस दिन काम में बिज़ी थी, तभी एक मैसेंजर उनकी घर की तरफ आता है और वो देख कर के घबरा जाती है कि मैसेंजर क्यों आया है। तब वो जाकर मैसेंजर उससे पूछता है कि सदाओ कहाँ है, तो वो बस इशारा कर देती है और सदाओ की तरफ जाती है और इशारा करती है कि मैसेंजर आया है। सदाओ भी थोड़ा घबरा जाता है, पर वो उसे पूछता है तो वो बताता है कि जनरल को देखने जाने का टाइम हो चुका है, क्योंकि उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है और उसको जल्दी से जल्दी जनरल को देखने जाना पड़ेगा। तो वो मान जाता है, ठीक है, वो चला जाएगा। तब जा कर के हना की सांसों में सांस आती है कि थैंक गॉड, उसको लगा था कि वो उसे गिरफ्तार करने आए हैं, पर शुक्र है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर वो बोलता है ठीक है मैं जाता हूँ, जनरल को मिल के आता हूँ, तब आकर के आपसे बात करूँगा। और वो जाता है अमेरिकन को उसके घर पे छोड़ देता है और सदाओ चीफ जनरल से मिलने चला जाता है। फिर वहाँ जाके वो अपने जनरल को बातें करते करते बताता है कि कैसे उसको वो मिला, अमेरिकन मिला, कैसे वो उसने ऑपरेशन किया और वो कैसे सक्सेसफुल रहा। सदाओ के बारे में अमेरिकन जो चीज़ था वो भी सोचने लगता है कितना स्किल्ड है, अगर ये मेरा ऑपरेशन करेगा तो ऑफ कोर्स मेरा ऑपरेशन बिल्कुल ठीक रहेगा, सक्सेसफुल रहेगा और मैं सही रहूँगा। पर इसने अमेरिकन की जान बचाई है तो कहीं इसको प्रॉब्लम ना हो जाए। तो उसने बोला तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पूरी रक्षा करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है और एक तुम ही हो जिस पे मैं पूरी तरीके से भरोसा
कर सकता हूँ कि तुम मेरी जान बचा लोगे। तो वो बोलता है तुम चिंता मत करो, ऐसा करता हूँ मैं अपने 2 ट्रेंड किलर्स को भेज देता हूँ तुम्हारे घर, जो जा कर के उसको मार भी देंगे और किसी को पता तक नहीं चलेगा और वो लाश को भी ठिकाना लगा देंगे। तो सदाओ उसकी बात मान जाता है, बोलता है ठीक है। वो बोलता है चलो एक काम करना कि तुम अपने घर का दरवाज़ा मत बंद करना। वो बोलता है ठीक है। उसके बाद जनरल की बात सुन के वो रात में आता है, वो उसी के कहे दरवाजे खुला रखता है और सोने चला जाता है। सदाओ देख लेता है एक बार कि अमेरिकन है अपने रूम में, उसका दरवाज़ा खोल देता है और वहाँ से अपने रूम की तरफ चला जाता है। साथ ही साथ उसको पूरी रात नींद नहीं आती, वो यही सोचता रहता है कि क्या होगा, अमेरिकन को वो मार देंगे नहीं मारेंगे। उसको बार बार लग रहा था कि शायद किलर्स आए, उन्होंने मार दिया, ये कर दिया वो कर दिया। पर सुबह होते ही सबसे पहले वो अमेरिकन के रूम में जाता है, वहाँ देखता है कि वो आराम से सो रहा है। तो उसको लगता है शायद आज रात वो नहीं आए, हो सकता है सेकेंड नाइट की बात की हो जनरल ने, शायद वो कल आए। उस दिन हवाएं बहुत तेज़ी से चल रही थी, तो हना बोलती है चलो दरवाज़ा बंद कर देते, हवा काफ़ी तेज़ है। सदाओ मना कर देता है और कहते हैं अब जो अमेरिकन है वो अपना काम खुद कर सकता है, वो काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है, तो तुम्हें इसकी चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, वो अपना काम खुद कर लेगा, अगर उसे ज़रूरत होगी तो वो अपना दरवाज़ा खुद बंद कर लेगा। वो बोलते हैं ठीक है और वो सोने चले जाते हैं। तभी कुछ आवाज़ आती है, तो सदाओ को लगता है कि शायद वो किलर ही आए हैं। वो पूरी रात फिर से सो नहीं पाता और अगले दिन चेक करता है जाकर के सबसे पहले रूम में, तो अमेरिकन तब भी ज़िंदा होता है और किलर्स नहीं आए होते हैं। उसको लगता है शायद थर्ड नाइट आज आ जाए, और उस दिन काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। तो हना बोलती है अभी सब बंद कर देते हैं, तो वो फिर भी मना कर देता है। बारिश की आवाज़ बहुत तेज़ थी। उसके बाद कुछ गिरने की आवाज़ आती है, तो हना चिल्लाकर बोलती है मुझे देखने जाना है कि क्या गिरा है। सदाओ मना कर देता है। सदाओ को लगा कि शायद प्रोफेशनल किलर्स ही आए हैं मारने। उसने हना को ये बात अभी तक नहीं बताई थी कि जनरल से उसकी ये बातें हुई हैं और जनरल ने उसको ये बोला है। तो उसके बाद वो हना को मना कर देता है, वो सो जाते हैं। जैसे ही वो सुबह जाते हैं देखते हैं कि अमेरिकन अभी भी उसके रूम में ही था, उसको कुछ नहीं हुआ था। वो उसको शेव कर देता है, वो पहले से अब थोड़ा सा हेल्दी लग रहा था। सदाओ सोचने लगता है कि 3 रात से वो इंतज़ार कर रहा है, उसका कुछ नहीं हुआ, उसकी जान किसी ने नहीं ली, बल्कि वो उसकी जान नहीं लेना चाहता था। उससे ज़्यादा चिंता उसको ये थी कि उसके घर प्रोफेशनल किलर आएंगे, जिसकी वजह से वो खुद नहीं सो पा रहा था। तो उसने एक प्लान बनाया, उसने उसे बोला कि मैं तुम्हें एक बोट दूंगा, साथ में एक्स्ट्रा फूड दूंगा, और मैं तुम्हें आइलैंड पे भेज दूंगा। वहाँ पे तुम जितना मैं तुम्हें फूड दूंगा वो तुम्हारे लिए सफिशिएंट होगा, तुम इजीली वहाँ पे रह सकते हो। जैसे ही तुम्हें वहाँ पे कोरियन शिप मिलेगी, तुम वहाँ से अपने शहर वापस जा सकते हो। वो यंग मैन समझ चुका था कि वो चाहता है कि वो वहाँ से चले जाए, वो उसके घर में उसे नहीं रोक सकता था, क्योंकि वो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट ही हो रही थी। सदाओ कहता है कि शाम तक मैं सारे अरेंजमेंट कर लूँगा और तुम चले जाना। वो शाम तक सारे अरेंजमेंट करता है और सारा पानी खाना सब कुछ वो अरेंज कर देता है, रजाई वगैरह सब कुछ रख देता है कि ठंड ना लगे। और फिर शाम को घर आता है, जैसे कि ऑफिस से घर आया हो। यूमी से मिलता है, बच्चों से मिलता है। उसके बाद वो सीधे अमेरिकन के पास जाता है, उसके रूम पे। वहाँ देखता है इसके स्कार्स अभी तक ठीक नहीं हुए थे, पर वो लगभग ठीक हो चुका था। सदाओ से बोलता है कि जैसे मैंने तुम्हें समझाया है सब कुछ वैसे ही है, तुम्हें कैसे किस तरीके से घर से निकलना है सब कुछ। उसने अभी भी ये बात यूमी को नहीं बताई थी, वो चाहता था कि उसके जाने के बाद ही वो ये बात यूमी को बताए। तो उसने बोला कि फ़ूड का स्टॉक मैंने रख दिया है, अगर तुम्हें कमी पड़े तो एक टॉर्च दूंगा मैं तुम्हें, उसकी 2 फ्लैश जलाना, वो भी शाम के टाइम, क्योंकि रात में जलाओगे तो लाइट तेज़ होगी, कोई भी पहचान सकता है कि तुम हो। तो अगर कम पड़ जाए तो तुम मुझे फ्लैश दे देना, मैं तुम्हारे लिए खाना भेज दूंगा। दूसरी चीज़, तुम्हें फ़िश मिल जाएंगी आइलैंड पे, जिसको तुम जलाकर नहीं कच्चा खाओगे, क्योंकि जलाने से भी तुम पकड़े जा सकते हो। तो वो समझ जाता है और फिर वो उसे बाय बोलता है और वो उसे एक जापानीज़ ड्रेस देता है पहनने के लिए, और साथ में एक ब्लैक कलर का कपड़ा उसके सर पे बांधने के लिए, क्योंकि उसके गोल्डन हेयर से वो पहचाना जा सकता था। उस तरीके से वो बाय बोल करके चला जाता है। उस रात अमेरिकन वहाँ से चला जाता है और ऑपरेशन का भी टाइम हो चुका था जनरल का, तो वो जनरल का ऑपरेशन के लिए जाता है। तो जनरल ने
काफ़ी वीक हो चुके थे जनरल, और वो ये भी भूल चुके थे कि उन्होंने प्रोफेशनल किलर भेजना था। बट वो ये बात जनरल से बात नहीं कर पाता, पहले वो ऑपरेशन कर लेता है। वो काफ़ी वीक हो चुके थे, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम थी। तो ऑपरेशन के बाद जब वो थोड़ा सा ठीक होने लगता है तो उसको लगता है कि ये परफेक्ट टाइम है डिस्कस करने का। तो वो डिस्कस करता है अपने ऑफिसर से कि प्रोफेशनल किलर वो भेजने वाले थे। वो जो अमेरिकन था वो भाग गया और वो उसे नहीं पकड़ पाया, और उन्होंने वो प्रोफेशनल किलर भी नहीं भेजा। तो जो जनरल था वो काफ़ी सॉरी फील करता है, बोलता है कि मेरी बैड हेल्थ की वजह से मैं ये सब भूल गया और मैं एक अच्छा चीफ नहीं हूँ ये। तो सदाओ बोलता है नहीं नहीं, इसकी कोई चिंता करने की बात नहीं है, हो जाता है ऐसे, तो ये सब प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। और फिर वो सोचने लगा कि अभी तक उसे कोई भी फ्लैश लाइट का तो कुछ भी नहीं दिखा, इसका मतलब वो आराम से जो आदमी था वो अपने घर पहुंच चुका था। फिर उसके बाद एक शाम वो अपनी रेलिंग पे खड़ा होकर के सारी चीज़ें सोचने लगता है कि उसके साथ क्या हुआ था, कैसे हुआ था। वो सब याद करने लगता है कि किस तरीके से अमेरिका में हना से मिला, कैसे प्रोफेसर के घर गया था, कैसे एंटोनॉमी के टीचर ने उसे सिखाया था कि नाइफ से बॉडी कट करते हैं, किस तरीके से वो जो लैंड लेडी थी, खड़ूस थी बहुत, उससे दिक्कत होती थी। अमेरिका में जो लैंड लेडी थी वो काफ़ी ज़्यादा खड़ूस थी, बट वो उसके लिए भी थैंकफुल था क्योंकि उसने अपने घर में रखा उसको। और फिर वो जनरल को याद करने लगता है और अमेरिकन का चेहरा उसके सामने आता है कि किस तरीके से उसने उसकी जान बचाई। तो उसने अपना पूरा पूरा कर्तव्य निभाया। उसने अपने जनरल को बता करके देश के लिए अपना कर्तव्य निभाया और उसकी जान बचा करके एक डॉक्टर की तरह उसकी जान बचाई, अपने एक इंसानियत का कर्तव्य निभाया। मतलब उसने देशभक्ति भी दिखाई और इंसानियत भी। और वो खुद सोचने लगता है कि कितनी अजीब बात है ना कि वो अपने ही दुश्मन को मार नहीं पाया, क्योंकि आखिरकार था तो वो एक डॉक्टर ही, और डॉक्टर मतलब ही होता है जो इंसान की रक्षा कर सके, जो इंसान को दूसरा जीवन दे सके। So that's all about the story. I hope you'll like the story, and I know that the story is too long. So thank you for watching till last, and I hope you liked it. Please do like, share, subscribe, and comment. And please share it with your family and friends. And I wish you all be happy and healthy wherever you are. Meet you in the next video. Bye bye. Take care.